तो टुडे वी विल रीड अबाउट, कल आप आई होप ये सब क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो कभी भी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी किस तरह से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। इन द अबव एक्टिविटीज़ यू सॉ द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द नंबर ऑफ रिएजेंट्स। मेटल्स की अपनी रिएक्शन देखी वाटर के साथ, ऑक्सीजन, एसिड, देन मेटल्स, देन सम सॉल्ट्स, ये सब आपने रीड किया इसमें। तो मेटल इस तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन क्लास 9। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। आई होप अगर मतलब आपके अगर सिलेबस में से वो हट गया तो शायद अपन ने ना रीड किया, बट आप अभी वापस से देख लेना वो चीज़। वी लर्न दैट नोबल गैसेज विच हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, है ना। मैंने बट अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूर पढ़ा था कि सेंटर में अपन सिंबल लिखते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज करते हैं। ये चीज़ मैंने क्लास में बताई थी। तो अपन ने पढ़ा था उसमें कि नोबल गैसेस जो होती है, यानी जिनका लास्ट शेल पूरी तरह से भरा हुआ होता है, यानी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो लास्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, वैलेंस शेल जिसे कहते हैं हम, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरों से रिएक्ट करते हैं। तो इन नोबल गैसेस की वो शेल कम्प्लीटली फिल है। अब अगर इसके पास बिल्कुल भी जगह ही नहीं है तो ये किसी से इंटरैक्ट क्यों करेगा। किसी का घर अगर पूरा ऑक्यूपाइड है तो वो थोड़ी ना किसी को रेंट पे रखेगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो ये यहाँ पे इसीलिए किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। नोबल गैसेस बहुत कम, रेयरली कहीं रिएक्ट कर पाती है, ठीक है। इसीलिए इनके लिए लिखा है कि दे शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, वो जो है बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी जो है वो दिखाते हैं। तो ये चीज़ आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो इसीलिए हम किसी भी मेटल की रिएक्ट करने की कैपेसिटी को क्या बताते हैं, ठीक है, कि उनकी आदत है एक फिल्ड शेल बनाना, यानी कम्प्लीटली फिल्ड शेल करना, उसी के लिए वो जो है रिएक्ट करती है। समझ में आया। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं उनका। एक टेबल दी है नीचे यहाँ पे आपको, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है, ठीक है। कोई भी अगर एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कहाँ से करता है, ठीक है, और गेन कहाँ करता है, वो उसकी लास्ट शेल होती है। अब अगर अपन इसमें सोडियम की बात करें तो सोडियम का आप देखते हो यहाँ पे, सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर है। इस टेबल में देखो, उसमें आपको 281 कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। तो उसकी एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएगा, ठीक है, किसी के पास जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन जाएगी उसके बाद, एल वाली, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन जाएगी, एल वाली, जिसमें जो है 28 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ठीक है। अगर ये 1 वाला चला गया उसमें से तो 2,8 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाएंगे, और 8L वाली शेल जो है वो उसकी आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8, यानी पूरी तरह से वो भरी भी है, कम्प्लीटली फिल्ड है। इसीलिए उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, स्टेबल। ऑक्टेट किसे कहते हैं, ये जो पूरा इनका सिस्टम होता है, ठीक है, सारी शेल्स को मिला के, सेंटर को मिला के जो पूरा एटम होता है वो ऑक्टेट यानी उनकी सारी शेल्स, ठीक है। तो KLM उसके ऑक्टेट में अभी इतने हैं, और बाद में 2,8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, उसके लास्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी जितनी उस शेल में होते हैं। जैसे अपने K शेल में 2 ही होते हैं तो 2 ही वहाँ पे ऑक्टेट 2 का ही होगा। और अगर फिर उसके आगे की बात करें तो L में 8 होते हैं, इसलिए उसका ऑक्टेट 8 का होगा, ठीक है। तो 8 अगर इलेक्ट्रॉन आ गए अपने उसके लास्ट शेल में तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका मतलब वो स्टेबल हो गया, तब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये तो पूरा अपन ने पैराग्राफ समझ लिया, पर अब यहाँ से ये स्टेबल ऑक्टेट बन गया। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो उसके पास कितने हैं, पूरे के पूरे 11 हैं, और पहले इलेक्ट्रॉन भी 11 ही थे, पर मैंने इसमें से 1 लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि उसको स्टेबल ऑक्टेट चाहिए था। तो अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, यानी उसके पास माइनस चार्ज कितना है,
10 है, तो उसको एक चार्ज प्लस का या किसका लेना पड़ेगा बताओ, कि उसका चार्ज जो है बैलेंस हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास 11 प्लस के हैं, ठीक है ना। तो उसके पास टोटल 11 प्रोटॉन प्लस चार्ज 11 के थे और माइनस के कितने बच गए? 10। तो आप देख रहे हो 10 माइनस के और 11 प्लस के, तो 10 प्लस और 11 प्लस 1 प्लस, इनको मैं अलग कर दूं, ठीक है। तो 10 प्लस और 1 प्लस जो है अलग अलग हुए, तो 10 माइनस से 10 प्लस तो कैंसिल हो गए, बचा क्या उसके पास? 1 प्लस, यानी उसके पास एक प्लस चार्ज जो है वो बच जाएगा। इसीलिए Na जो है किसका बन जाएगा? +1 का बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्लस चार्ज अभी ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उसके पास एक प्लस का चार्ज एक्स्ट्रा में हो गया, जो कि न्यूट्रलाइज कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए वो प्लस चार्ज शो करेगा, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से एलिमेंट्स वर्क करते हैं, इस तरह से सारे एलिमेंट्स वर्क करेंगे, सिर्फ सोडियम ही नहीं। तो ये पूरी टेबल दी है, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। मैंने आपको फिल करना भी बताया था 9th क्लास में कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं इनकी शेल्स में, ठीक है। तो टोटल 20 एलिमेंट्स तक अपन ने पढ़ा था, वही नॉलेज आपकी यहाँ अभी यूज़ आएगी। अब सेम ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बारे में लिख रखा है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो बाहर से लेता है, इसलिए उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही प्रोटॉन थे। अब उसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके पास एक माइनस चार्ज ज़्यादा हो गया, प्लस चार्ज तो उतने के उतने ही, इसीलिए वो क्या करेगा? एक माइनस चार्ज शो करेगा खुद पे, ठीक है। अब ये रिएक्शन हम लिख कैसे सकते हैं, वो आपको इस चीज़ में दिखा रखा है इन दोनों में। Na जो है वो Na+ में बदल गया, ठीक है। Na+ में कैसे बदल गया? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया, इसलिए तो वो Na+ में बदल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता हुआ दिखाना है अपन को, है ना, और उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये बैलेंस भी हो जाएगी। एक इक्वेशन अपनी बैलेंस होनी चाहिए ना। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो Na के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो ज़ीरो चार्ज पे है। और यहाँ राइट हैंड साइड में अगर अपन देखें Na पे +1 चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना है? -1 चार्ज। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +1 -1, और चार्ज कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। इसीलिए दोनों तरफ अगर अपन देखें तो चार्ज बैलेंस है अपनी केमिकल इक्वेशन में। नाउ अब अपन देखें अगर क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन का इधर चार्ज 0 है, वही अगेन ज़ीरो है क्लोरीन पे खुद पे तो, और इलेक्ट्रॉन पे -1 है, तो टोटल चार्ज इसका -1 हो गया। और वो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो उस पर चार्ज -1 है, जो कि सही भी है, बैलेंस है, ठीक है। दोनों तरफ -1 का चार्ज है। और ऐसा इलेक्ट्रॉन इस बार लेफ्ट में क्यों आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक्सेप्ट किया है, तो वो जुड़ने के बाद ही तो Cl- बनेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में आया। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मिला दूँ, ऊपर वाली और नीचे वाली को प्लस कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप इन दोनों को प्लस करो तो लेफ्ट हैंड साइड वाली तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख पाऊँगी? मैं इसको क्या लिख पाऊँगी? Na, ठीक है, Na+ Cl+ इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या देते हैं मुझे? प्रोडक्ट। ये सारे लेफ्ट हैंड साइड के एक तरफ जुड़ गए, प्रोडक्ट है मेरा Na+, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Cl-, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ही आ रहे हैं रिएक्शन के, ठीक है। तो Na+ Cl मिलके मुझे क्या दे रहे हैं? Na+ एंड Cl-, ठीक है, NaCl मिलके, Na+ Cl मिलके, समझ में आया? Na+ और Cl-, तो ये ही वो रिएक्शन शो की हुई है, ठीक है। तो वो यहाँ रिएक्शन शो की हुई है इन्होंने। तो इस रिएक्शन में Cl ने एक इलेक्ट्रॉन Na को दे दिया, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, तो Na का प्लस चार्ज आ गया
Na+ चार्ज में बदल गया, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया तो वो माइनस में बदल गया। तो वही चीज़ इस रिएक्शन में दिखा रखी है पूरी, ठीक है। नाउ सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज के हैं, सोडियम प्लस का हो गया है, Cl माइनस का हो गया। तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वो NaCl की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये कौन सा फोर्स लगता है इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि बहुत सारे तरीके के फोर्सेज होते हैं केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि इन पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस और माइनस, और उसकी वजह से वो दोनों जुड़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, इसलिए वो NaCl बन गया। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह से MgCl2 का भी इन्होंने MgCl का भी दिखा रखा है। Mg के इस बार Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन देखें मैग्नीशियम का तो 282 है, ठीक है। यहाँ अगर आप मैग्नीशियम का देखो तो 282 है, तो इसी वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो यहाँ पे इस पर +2 चार्ज आता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में +2 चार्ज आता है, और क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके पास एक ही चार्ज आता है। बट अब क्या होंगे, Mg को अगर 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो उसको 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर देने हैं तो उसको 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ये कंपाउंड क्या बनता है, MgCl2 बनता है। अपन कहते हैं ना ये कंपाउंड इस तरह से क्यों बना, Cl2 क्यों आया, उसके पीछे यही रीज़न होते हैं कि उसको 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया? अब जो ये कंपाउंड इस तरह से बन रहे हैं, अपन ने जो पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, एक जना दूसरे को दे रहा है। इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं, एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम तो एक मेटल है, और ये डेफिनेशन भी आपको मार्क कर लेनी है, इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम तो मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेटल की नॉन मेटल के साथ इस तरह से रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, उसे हम आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। कैटायन वो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अनायन वो जिस पे नेगेटिव चार्ज हो जाए, ध्यान रखना ये चीज़। ना कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिखा है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता है आपको? मेल्टिंग पॉइंट जिस पे वो मेल्ट हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट जिस पे वो भाप बनना शुरू हो जाए। तो इनका इतना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, जो कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं टेबल में। अब यहाँ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड, फिजिकल नेचर यानी दिखते कैसे हैं, सॉलिड होते हैं ये, समवट हार्ड भी होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग जो वो चीज़ हार्ड होगी जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके पार्टिकल्स जो है आपस में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, वही चीज़ हार्ड होती है, उसी को तोड़ पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये और कुछ कंपाउंड्स ये ब्रिटल होते हैं, यानी ये टुकड़ों में टूट जाते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए इन पे, ठीक है ना। सेकंड इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे आयनिक कंपाउंड जो इस तरह से बनते हैं, जो मैंने प्रोसेस समझाया, उस तरह से बनने वाले कंपाउंड्स के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेबल में दिखाया था, और ये काफ़ी अच्छा हाई टेम्परेचर है, तो इतना टेम्परेचर चाहिए उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा होगा। थर्ड इज सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये इस पानी में ज़्यादातर घुल ही जाते हैं, ठीक है, बट कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, उसमें ये नहीं घुलते हैं, ठीक है। फोर्थ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है ना, सोल्यूशन के थ्रू, वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं। अपने तार में करंट क्यों आता है? क्योंकि जो भी तार है कॉपर का है, तो कॉपर के एटम्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एटम्स तो क्या, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इस वजह से करंट फ्लो होता है।
अ सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन। तो पानी में अगर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें आयन्स बन जाते हैं, अभी बताया था Na+ और Cl- बन जाता है। तो वो मूव करते हैं ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जो अपन इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो जब भी फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो वो ऑपोजिट चार्ज पे चले जाएंगे। Na+ वाला माइनस पे चला जाएगा एनोड पे, और प्लस वाला माइनस वाला कैथोड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऑपोजिटली वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड स्टेट में अभी नमक ऐसे रखा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट अगर वही आप उसको पानी में डाल के फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओगे तो वो करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में जो मूवमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। सॉलिड्स में बहुत कम, रियरली पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। तो इन कंपाउंड्स के, आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, बात करें तो बाकी पॉसिबल है सॉलिड्स में। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो ये मोल्टन स्टेट में ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दिस इज़ पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। तो मोल्टन स्टेट में आने की वजह से तब तो उनमें क्या है, लिक्विड फॉर्म जैसी बनने लग जाती है ऑलमोस्ट। तो उस केस में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतना नहीं रह पाता है, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आयन जो है मोल्टन स्टेट में वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसलिए मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, और ऐसे नहीं कर पाते हैं सॉलिड स्टेट में, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो फोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाते, वो एक दूसरे से अलग होकर चल नहीं पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चंस आप वापस से ये जो नीचे दिए हुए हैं ये आप कर सकते हो, खुद से आप करो, इनको सॉल्व करो, पता चलेगा कितना समझ में आया। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक। थैंक यू।